नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो न्याय की रफ्तार और उसकी पहुंच दोनों से जुड़ा है। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत परिसीमा की अवधि या जिसे कहते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। ये विषय बीएनएसएस की धारा 513 से 519 तक फैला हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या किसी अपराध पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की कोई समय सीमा होनी भी चाहिए? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं? ये एक ऐसा संतुलन साधने वाला सवाल है जिसके जवाब में ही इस पूरी अवधारणा का सार छिपा है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसका सीधा सा मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा समय जिसके अंदर अदालत किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है, मतलब उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। इसे सिर्फ एक नियम की तरह नहीं, बल्कि बीएनएसएस में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, एक प्रोसीजरल सेफगार्ड की तरह देखा जाता है। अच्छा। इसका मकसद भी दोहरा है। एक तरफ ये पक्का करना कि न्याय समय पर मिले, प्रक्रिया निष्पक्ष हो और पूरी व्यवस्था कुशल तरीके से काम करे। आप सोचिए, अगर दशकों पुराने मामलों को कभी भी उठाया जा सके तो सबूत कहां से आएंगे, गवाहों को क्या याद रहेगा? हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ ये अभियुक्त को भी एक अनिश्चित काल तक तलवार लटकने के डर से बचाता है। ये बात दिलचस्प है कि आपराधिक कानून में हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना? पहले एक लैटिन कहावत बहुत चलती थी, नल्लुम टेम्पस ओकुरेत रेगी, हाँ बिल्कुल। जिसका मतलब था राजा के खिलाफ समय नहीं चलता। यानी सरकार या राज्य जब चाहे कितना भी पुराना मामला क्यों ना हो, कार्रवाई कर सकता था। जी, और इस असीमित शक्ति की अपनी दिक्कतें थी। हाँ। जैसे जैसे सबूत मिट जाते थे, गवाहों की याददाश्त धुंधली पड़ जाती थी, और कई बार तो इसका गलत इस्तेमाल भी होता था। शायद किसी को परेशान करने के लिए ही बहुत पुराना मामला खोल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि न्याय में देरी भी वो अन्याय का ही एक रूप है। सही कहा। तो इसी पृष्ठभूमि में अदालतों ने महसूस किया कि अनिश्चित काल तक कार्रवाई का खतरा बना रहना वो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के भी खिलाफ है। असिस्टेंट कस्टम्स कलेक्टर VLR मिलवानी जैसे मामलों ने इस सोच को कानूनी आधार दिया। अच्छा, ये केस महत्वपूर्ण था। हाँ, इस केस में अदालत ने माना कि बहुत ज्यादा देरी न्याय के मूल सिद्धांतों पर ही सवाल खड़े कर सकती है। और यहीं से आपराधिक मामलों में भी एक समय सीमा की जरूरत को बल मिला। तो अब बीएनएसएस ने इसे बाकायदा कोडिफाई कर दिया है। हाँ बिल्कुल, नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ने इस अवधारणा को संहिताबद्ध किया है। धारा 513 से 519 तक इसके नियम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। धारा 513 तो सीधे सीधे पीरियड ऑफ लिमिटेशन शब्द को परिभाषित करती है, मतलब इसका कानूनी मतलब बताती है। और फिर धारा 514। हाँ, धारा 514 ये इस अवधारणा का क्रक्स है, समझिए। ये कहती है कि अगर तय परिसीमा अवधि बीत चुकी है तो अदालत उस अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती, मतलब कानूनी कार्रवाई शुरू ही नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कॉग्निजेंस इज बार्ड। और इसके बाद धारा 515 से 519 तक हमें यह पता चलता है कि ये समय सीमा गिनी कैसे जाएगी, कब कुछ समय को इस गिनती से बाहर रखा जाएगा, मतलब एक्सक्लूजन, और क्या कभी इस सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी एक्सटेंशन। ये सब डिटेल्स आगे की धाराओं में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये समय सीमा है कितनी, मतलब अलग अलग तरह के अपराधों के लिए क्या अलग अलग सीमाएं तय की गई हैं? हाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। BNSS की धारा 514 में इसका स्पष्ट वर्गीकरण है। अगर अपराध ऐसा है जिसमें सजा सिर्फ जुर्माना हो सकती है तो परिसीमा अवधि है 6 महीने। सिर्फ 6 महीने? हाँ अच्छा जी। अगर अपराध में अधिकतम सजा 1 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माने के साथ या बिना, तो अवधि है 1 साल। ठीक है। और अगर अपराध में सजा 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल तक की हो सकती है तो परिसीमा अवधि है 3 साल। 6 महीने, 1 साल और 3 साल, ठीक है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर अपराध गंभीर है, मतलब जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा की कैद हो सकती है, उसके लिए कोई परिसीमा अवधि नहीं है, कोई लिमिट नहीं, मतलब कभी भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। इसका मतलब ऐसे गंभीर अपराधों पर कार्रवाई कभी भी शुरू की जा सकती है, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत गया हो। अच्छा, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, इसके पीछे का तर्क ये है कि जो अपराध समाज पर गहरा और गंभीर असर डालते हैं उनमें न्याय महज समय बीत जाने की तकनीकी वजह से बाधित नहीं होना चाहिए। हत्या, डकैती या ऐसे ही अन्य गंभीर अपराधों के अपराधियों को ये ढाल नहीं मिलनी चाहिए कि अरे काफी समय बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बिल्कुल सही लगता है। ये न्याय और समाज की सुरक्षा के बीच एक जरूरी संतुलन साधता है। बिल्कुल। तो क्या ये नियम
हर तरह के अपराध पर एक जैसा लागू होता है या कुछ अपवाद भी हैं जहां ये समय सीमाएं लागू ही नहीं होती, चाहे अपराध छोटा ही क्यों ना हो? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं। इसमें पहला बड़ा अपवाद है आर्थिक अपराध, मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस। जैसे? कौन से एक्ट्स? जैसे आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, पहले का FERA, अब फीमा या सीमा शुल्क अधिनियम, कस्टम्स एक्ट के तहत आने वाले अपराध। इन पर ये परिसीमा अवधि लागू नहीं होती। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? तर्क यह है कि आर्थिक अपराध जो हैं वो देश की अर्थव्यवस्था की नींव को कमजोर करते हैं और इनका पता लगना भी अक्सर जटिल होता है, काफी समय लग सकता है। इनकी गंभीरता समय के साथ कम नहीं होती, इसलिए इन पर समय की पाबंदी लगाना वो जनहित में नहीं माना गया। ये तो लॉजिकल है। और कोई अपवाद? हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण अपवाद है जारी रहने वाले अपराध, कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस जिन्हें कहते हैं। जारी रहने वाले अपराध मतलब? ये वो अपराध हैं जो एक बार होकर खत्म नहीं हो जाते, बल्कि लगातार चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड जमा न करना, यह हर महीने जारी रहने वाला अपराध है। या किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसे लौटाने से लगातार इनकार करना, यह भी जारी रहने वाला अपराध है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मामलों में हर दिन जी या हर बार जब अपराध दोहराया जा रहा है, उससे एक नया अपराध माना जाएगा और वहीं से एक नई परिसीमा अवधि शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। हर गुजरता दिन जब तक वो अपराध जारी है, एक नई कानूनी कार्रवाई का कारण, कॉज ऑफ एक्शन बनता है। हाँ। और परिसीमा की घड़ी समझिए फिर से शुरू हो जाती है। अच्छा। बहादुर सिंह और बलराम सिंह बनाम सुखवंत कौर जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत को स्थापित किया है। और अब BNSS की धारा 519 इसी बात को स्पष्ट करती है कि जारी रहने वाले अपराधों के मामले में अपराध जारी रहने के हर क्षण से एक नई परिसीमा अवधि शुरू मानी जाएगी। ये पीड़ितों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि इस समय सीमा की गिनती ये शुरू कब से होती है? क्या अपराध होने के दिन से या जब उसका पता चलता है तब से? इसका तरीका क्या है? हाँ, ये भी बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। इसके नियम BNSS की धारा 515 में दिए गए हैं। सामान्य नियम तो यही है कि गणना अपराध होने की तारीख से शुरू होती है। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, जैसा आपने पूछा। पहली, अगर पीड़ित को या पुलिस को अपराध होने का पता ही बाद में चलता है, तो गणना उस दिन से शुरू होगी जिस दिन उन्हें इसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि कई बार अपराध दूसरे तरीके से होते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल। दूसरी स्थिति है, मान लीजिए अपराध हुआ लेकिन ये पता नहीं कि किया किसने, अपराधी अज्ञात है। तो जब तक अपराधी की पहचान पीड़ित या पुलिस को, जो भी पहले पता लगाए, नहीं हो जाती, तब तक गणना शुरू नहीं होगी। गणना पहचान पता चलने के दिन से शुरू होगी। अच्छा, ये भी जरूरी है। और एक तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण बात, जिस दिन अपराध हुआ है या पता चला है या पहचान हुई है, उस पहले दिन को गणना में शामिल नहीं किया जाता। गिनती अगले दिन से शुरू होती है। अच्छा, पहले दिन को छोड़कर। ठीक है। क्या अदालती फैसलों ने इस गणना को लेके कुछ और स्पष्टता दी है? कोई केस लॉस? हाँ, कुछ न्यायिक नजीरें हैं, प्रेसिडेंट्स हैं। जैसे अप्पू रमानी बनाम राज्य मामले में कहा गया कि परिसीमा की गणना आमतौर पर शिकायत दर्ज करने की तारीख से की जाती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया वहीं से गति पकड़ती है। वहीं महेंद्र के लोहिया मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि अगर कोई नई शिकायत दर्ज होती है जो पहले वाली से अलग तथ्यों पर आधारित है और एक नया कॉज ऑफ एक्शन बताती है, तो उससे एक नई परिसीमा अवधि शुरू हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बस थोड़ी फेरबदल करके समय बढ़ा सकते हैं। जेन्युइनली नए तथ्य सामने आने चाहिए। बात समझ में आई। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी तो होता होगा कि कानूनी प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बाधाएं आ गई जो अभियोजन पक्ष के नियंत्रण में नहीं थी। क्या ऐसे समय को गिनती से बाहर रखने का भी कोई प्रावधान है, जिसे शायद अपवर्जन या एक्सक्लूजन ऑफ टाइम कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। धारा 517 और 518 इसी बारे में है। ये उन परिस्थितियों को बताती हैं जब कुछ समय अवधि को परिसीमा की कुल गणना से बाहर रखा जाता है, यानी उसे गिना ही नहीं जाता। इसे समय का अपवर्जन या एक्सक्लूजन ऑफ टाइम कहते हैं। तो धारा 517 में क्या है? धारा 517 में कुछ मुख्य स्थितियां हैं। पहली, गलत अदालत में कार्यवाही। अगर अभियोजन पक्ष नेक नियति मतलब गुड फेथ और उचित तत्परता ड्यू डिलिजेंस के साथ कार्यवाही कर रहा था, लेकिन गलती से गलत क्षेत्राधिकार वाली अदालत में केस चला रहा था, तो उस गलत अदालत में जितना समय लगा उसे परिसीमा की गणना से हटा दिया जाएगा। यहाँ नेक नियति
और उचित तत्परता महत्वपूर्ण है। मतलब गलती वास्तविक होनी चाहिए, लापरवाही नहीं। अच्छा, और दूसरी स्थिति, सरकारी मंजूरी या रोक आदेश। कई मामलों में केस चलाने के लिए सरकार या किसी अन्य अथॉरिटी की पूर्व मंजूरी सैंक्शन लेनी पड़ती है, या फिर किसी उच्च अदालत ने मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी हो, इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर। तो मंजूरी मिलने में या रोक हटने तक जो जरूरी समय लगा, उसे भी गणना से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि ये देरी अभियोजन पक्ष की वजह से नहीं हुई। ठीक है। और एक और स्थिति थी शायद। हाँ, तीसरी है आरोपी का फरार होना। अगर अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भाग गया है या खुद को कहीं छुपा रहा है ताकि कानूनी प्रक्रिया उस तक ना पहुंच सके, तो जितने समय वो फरार रहा या छुपा रहा, उस अवधि को भी परिसीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। कानून किसी को अपनी ही गलती का फायदा उठाने नहीं दे सकता, है ना? बिल्कुल सही। और धारा 518, उसका क्या प्रावधान है? धारा 518 एक बहुत ही व्यवहारिक नियम बताती है। मान लीजिए किसी अपराध की परिसीमा अवधि रविवार को या किसी छुट्टी वाले दिन खत्म हो रही है, जिस दिन अदालत बंद है, तो क्या होगा? ये धारा कहती है कि ऐसी स्थिति में परिसीमा अवधि अपने आप उस अगले दिन तक बढ़ जाएगी जिस दिन अदालत दोबारा खुलेगी। अच्छा, यानी एक दिन और मिल जाएगा। हाँ, तो अभियोजन पक्ष उस दिन भी संज्ञान लेने के लिए अदालत जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण न्याय अवरुद्ध ना हो। ये तो बहुत जरूरी बातें हैं समझने के लिए। अब एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी जायज वजह से या किसी असाधारण परिस्थिति में ये परिसीमा अवधि निकल गई। क्या इसका मतलब है कि अब न्याय का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, या अदालत के पास फिर भी कुछ करने की गुंजाइश है? क्या इस देरी को माफ किया जा सकता है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब हाँ में है। बीएनएसएस की धारा 514, जो परिसीमा समाप्त होने पर संज्ञान लेने से रोकती है, उसी में एक परंतुक मतलब प्रोवाइजो भी जोड़ा गया है। अच्छा, एक प्रोविजो है। हाँ। ये परंतुक अदालत को शक्ति देता है कि वो परिसीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी मामले का संज्ञान ले सकती है, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर अदालत संतुष्ट हो कि या तो देरी के कारणों को ठीक से समझाया गया है, डिले हैज बीन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड, मतलब कोई उचित और पर्याप्त कारण था, या फिर न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो कोर्ट के पास ये विवेकाधिकार है? जी, यहाँ वेंकट राधा मनोहरी मामले का जिक्र जरूरी है। इसमें अदालत ने कहा कि देरी की माफी मतलब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए कोई औपचारिक अर्जी देना हमेशा अनिवार्य नहीं है। अगर मामले के तथ्य और परिस्थितियां ऐसी हैं कि अदालत को लगता है कि देरी माफ करना न्याय के हित में है, तो वो खुद भी ऐसा कर सकती है। इससे प्रक्रिया थोड़ी लचीली बनती है। लेकिन क्या ये शक्ति असीमित है? नहीं, इसमें भी संतुलन जरूरी है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एस डोंगरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत को देरी माफ करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले अभियुक्त को एक नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर देना चाहिए। अच्छा, अभियुक्त को सुनना जरूरी है। हाँ, यानी अभियुक्त को यह बताने का मौका मिलना चाहिए कि क्यों देरी माफ नहीं की जानी चाहिए। ये नैसर्गिक न्याय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुरूप है कि किसी के खिलाफ कोई आदेश देने से पहले उसे सुना जरूर जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी परिसीमा की अवधि की अवधारणा को देखें, तो इससे हमें क्या मुख्य बातें समझ में आती हैं? इसका असली महत्व क्या है? देखिए, ये अवधारणा कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये कानून को और अभियोजन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाती है, उसमें एक निश्चितता लाती है। इससे मामलों के अनावश्यक रूप से लटकने पर रोक लगती है। हाँ, ये तो है। दूसरे, जैसा हमने शुरू में कहा, ये अभियुक्त को भी एक अंतहीन कानूनी कार्रवाई के मानसिक उत्पीड़न से बचाती है। समय बीतने के साथ सबूत वैसे भी कमजोर हो जाते हैं, गवाहों की याददाश्त पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। एक समय सीमा होने से निष्पक्ष सुनवाई की संभावना बनी रहती है। और साथ ही वो जो संतुलन वाली बात थी कि गंभीर अपराधों के लिए कोई समय सीमा ना रखकर ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संगीन जुर्म करने वाले सिर्फ वक्त गुजर जाने की आड़ लेकर बच न निकले। बिल्कुल सही। ये वास्तव में एक संतुलनकारी कार्य है। एक तरफ छोटे या कम गंभीर अपराधों के लिए प्रक्रिया में तेजी और निश्चितता लाना, और दूसरी तरफ समाज पर गहरा आघात करने वाले गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही को समय की बेड़ियों से आजाद रखना। बीएनएसएस में ये प्रावधान इसी संतुलन को साधने का प्रयास करते हैं। तो ये थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी परिसीमा अवधि की एक विस्तृत चर्चा। हमने इसके अर्थ, इसके पीछे के ऐतिहासिक कारणों, संबंधित धाराओं 513 से 519 तक, गणना के तरीकों,
अपवादों, समय के अपवर्जन के नियमों, जारी रहने वाले अपराधों की खासियत और देरी की माफी के प्रावधानों को समझने की कोशिश की। निश्चित रूप से यह आपराधिक न्याय प्रणाली का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जो पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता, दक्षता और एक हद तक पूर्वानुमेयता, प्रेडिक्टेबिलिटी लाने में मदद करता है। और अब जैसा कि हमारी परंपरा है, श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ते हैं। हमने चर्चा की कि अदालत न्याय के हित में देरी को माफ कर सकती है। ये एक बहुत व्यापक शक्ति है। सवाल ये है कि क्या ये शक्ति पूरी तरह असीमित होनी चाहिए? जरा सोचिए, क्या ऐसी कोई परिस्थितियां हो सकती हैं जहां देरी को माफ करना तकनीकी रूप से संभव होते हुए भी व्यापक रूप से न्याय के हित में न हो? किन मामलों में इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए? इस पर विचार कीजिएगा। उम्मीद है कि हमारी आज की ये गहन चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।